दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपके लिए लगातार मनोविज्ञान की क्लासें लाते आ रहे हैं। जैसे कि ये क्लासें रीड से संबंधित, थर्ड ग्रेड से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है उसके आधार पर ये क्लासें आपके सामने निरंतर रूप से लाई जा रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों अधिगम के सिद्धांतों में से बहुत से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। लगभग हर एग्ज़ाम में इनमें से 2 से 4 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि दोस्तों बच्चे को जब आप अधिगम करवाओगे तो अधिगम होता क्या है, अधिगम होता कैसे है, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। यहाँ पर दोस्तों हम 2 अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत और अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे कि दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांतों की अगर बात करें तो दोस्तों व्यवहारवादी जो सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए हैं वो व्यवहार पर आधारित रह करके दिए हैं। यानी व्यवहार, हमने पिछली क्लास में मनोविज्ञान के अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं नहीं, अधिगम के अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, इनके बारे में देखा था। अधिगम होता क्या है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांतों के द्वारा जो सिद्धांत दिया है, व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से आते हैं, वो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके हम यहाँ पर सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार से संज्ञानवादी सिद्धांत जो मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं संज्ञान का, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में दोस्तों ये जो क्लास है हमारी, ये अधिगम के बारे में आपके जो माइंड में एक पृष्ठभूमि, एक कॉन्सेप्ट बनाने के हिसाब से ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम एक एक, जैसे कि यहाँ पर इवान पेट्रोविच, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल और इसी प्रकार से इनके ये संज्ञानवादी सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांत क्या, व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं, एक पृष्ठभूमि बनाने के तौर पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की अगर बात करें तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है। सबसे पहले E.P. पावलोव। दोस्तों इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, इसे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इनका जो पूरा नाम है वो इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। इसी प्रकार से दूसरे मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर, जिन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और C.L. हल का सिद्धांत। ये सभी व्यवहारवादी सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं आगे। और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक की अगर बात करें तो इसमें मैक्स वर्दिमर, लेविन, कोल्हर और कोपका, ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक आते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में दोस्तों विषय वस्तु की अगर बात करें तो विषय वस्तु आखिरकार क्या होती है, तो इसमें दोस्तों पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा, ये दोस्तों ये जो सभी शब्द हैं आपके पास, आपके सामने बार बार आते जाएंगे। ठीक है, इन सभी शब्दों को हम आगे समझेंगे कि पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है, अनुक्रिया उद्दीपक क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर विषय वस्तु संज्ञानवादियों की जो विषय वस्तु की अगर बात करें तो यहाँ पर संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, संज्ञान और समस्या समाधान, ये संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी ये विषय वस्तु हैं। इनके आधार पर इन्होंने अधिगम होता कैसे है, इनमें ये संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, संज्ञान और समस्या समाधान को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो अधिगम को यंत्रवत मानते हैं। यानी कि जिस प्रकार से रोबोट होता है, रोबोट को कोई भी काम कहने के पीछे वो, जब हम कोई डायरेक्शन देंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसको कहेंगे, तभी वह सीखता है। तो उसी प्रकार से व्यवहारवादी भी मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवत होता है। ठीक है, और ये संज्ञानवादी जो है ये मानते हैं कि अधिगम जो होता है वो यंत्रवत नहीं होता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम जो होता है वो पशु और मानव दोनों के द्वारा होता है, और संज्ञानवादी मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो केवल मानव के द्वारा होता है। ठीक है, ये संज्ञानवादी केवल मानव में होता है। उसी प्रकार से व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया है उसे धीरे धीरे मानते हैं। यानी कि उनका मानना है कि जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जबकि संज्ञानवादी मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो अचानक से होता है। व्यवहारवादी जो है वो अनुबंधन से अधिगम को मानते हैं, क्योंकि अधिगम में इनका मानना है कि अनुबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये अनुबंधन, अनुक्रिया और उद्दीपक इनके बीच में होने वाली प्रक्रिया है, इसको हम आगे समझेंगे। उसी प्रकार से जो संज्ञानवादी हैं वो अधिगम को समस्या समाधान की योग्यता मानते हैं। यानी कि किसी भी मनुष्य के सामने कोई भी
समस्या आती है, अगर वह उसका समाधान कर लेता है तो वह उस समाधान करने में जो अनुक्रिया की है उसको वह कभी नहीं भूलता है, और उसको वह उस अनुक्रिया को सीख जाता है, और आगे कभी भी कोई उसके सामने उसी प्रकार की समस्या आती है तो वह उसी प्रकार से अनुक्रिया करते हुए आसानी से उस कार्य को हल कर लेता है। तो इस प्रकार से वह समस्या समाधान के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत, इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण चर्चा की है दोस्तों। इसके बाद में एक एक क्लास आपके सामने आती जाएगी स्पेशल मनोवैज्ञानिकों की, जिन्होंने अधिगम में अलग अलग महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी वादियों में मुख्य विभिन्नताओं को, असमानताओं को देखने के बाद में एक और जो मुख्य असमानता है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया को कैसे मानते हैं और संज्ञानवादी अधिगम की प्रक्रिया को कैसे मानते हैं। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो अनुक्रिया और उद्दीपक, इन दोनों में संबंध या बंधन होता है। संबंध और बंधन को उन्होंने अनुबंधन नाम दिया है। ठीक है, तो अनुक्रिया और उद्दीपक, इन दोनों में अनुबंधन जितना अधिक पास होगा, जितना अधिक अनुबंधन जितना अधिक प्रकट होगा, उसी प्रकार से अधिगम उतना ही अधिक मात्रा में होगा। इस प्रकार व्यवहारवादियों का मानना है। अनुक्रिया और उद्दीपक कहते किसे हैं? अनुक्रिया का अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, और क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। यानी कि कोई भी विषय वस्तु है आपके सामने, उसके प्रति आप जो क्रिया करते हो उससे कहते हैं अनुक्रिया। ठीक है, जैसे भोजन आपके सामने आया, ठीक है, भोजन क्या है? उद्दीपक है, और उनके प्रति जो आप क्रिया करते हो, जैसे भोजन आते ही आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाने की जो क्रिया है वो है अनुक्रिया। ठीक है, यानी भोजन आने के बाद में आपने जो क्रिया की वो है अनुक्रिया। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जितना बंधन अधिक पास होगा, प्रगाढ़ होगा, उसी प्रकार से अधिगम उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अनुक्रिया, जैसे कि आपने पढ़ाई करते हो, ठीक है, पढ़ाई किसके लिए करते हो? नौकरी के लिए। नौकरी पाने के लिए आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो नौकरी पाने की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी ही अनुक्रिया करोगे, और जितनी बार अनुक्रिया करोगे, जितना प्रयास करोगे, इन दोनों के मध्य उतना ही जितना ज़्यादा अनुबंधन होगा, उसी प्रकार से अधिगम की मात्रा उसी प्रकार से होगी, यानी उतना ही ज़्यादा अधिगम होगा। तो दोस्तों, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को मानना है। अब जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें वर्दिमल, कोल्हर, कोफका, लेविन, ये सभी मनोवैज्ञानिक आते हैं, इन्होंने जो अधिगम की प्रक्रिया को माना है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति के सामने उद्दीपक आता है, और उसके बाद में उस उद्दीपक के प्रति वह अनुक्रिया करता है। जबकि व्यवहारवादी क्या मानते हैं? सबसे पहले वह अनुक्रिया करता है और उसके बाद में उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है। यानी कि ये दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद में उद्दीपक प्राप्त होता है, जबकि ये जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये उद्दीपक पहले और उसके बाद में व्यक्ति अनुक्रिया करता है। इस प्रकार से ये अधिगम की प्रोसेस मानते हैं। इनका मानना है कि कोई सा भी उद्दीपक हो, कोई सी भी विषय वस्तु हमारे सामने हो, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया होती हैं। इनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आँख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना, नाक के द्वारा कोई सी भी गंध है उसे महसूस करना, जीभ के द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से कोई सी भी त्वचा है उसके माध्यम से हमें ठंडे और गर्म का अनुभव होता है। ठीक है, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं संवेदना। यानी कि जो प्रारंभिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है किसी भी वस्तु के बारे में, उसे कहते हैं संवेदना। संवेदना के बाद में जो अगला स्टेप है वो है प्रत्यक्षीकरण। यानी उस वस्तु के बारे में हमें पता चलता है कि आखिरकार वो है क्या, जैसे कि उसके बारे में, नाम के बारे में पता चलता है, उसके बाद में पहचान कि आखिरकार वो है क्या चीज़, और उसके बाद में उसकी व्याख्या हमारे दिमाग में आती है कि यह इस प्रकार से है वस्तु, यह इसके काम आती है। तो इस प्रकार से व्याख्या, ये प्रत्यक्षीकरण स्टेप में होता है। इसके बाद में इन सभी का संज्ञान होता है। संज्ञान से एक सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। यह हमने पिछली क्लास में जब अधिगम की विधियां पढ़ी थी, उसमें सूझ और अंतर्दृष्टि वाली विधि पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि सूझ क्या होती है, अंतर्दृष्टि क्या होती है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि, और उसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है, और उसे ही जो संज्ञानवादी है वो अधिगम मानते हैं। यानी कि इतनी बड़ी प्रोसेस होती है अधिगम के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अचानक होती है ना, अचानक, यानी कि ये पूरी प्रोसेस होने में समय नहीं लगता है ना।
तो सबसे पहले आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा संवेदना होती है। संवेदना से प्रत्यक्षीकरण होता है। जैसे कि उदाहरण की अगर बात करें तो सोते हुए सांप का गिरना। जैसे कि हम सोए हुए हैं और ऊपर से अगर हमारे ऊपर सांप गिरता है तो सबसे पहले त्वचा के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, संवेदना होगी कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गिरा है, ठीक है। उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण होगा, यानी उसके नाम के बारे में। जैसे कि वो ऊपर चलेगा तो नाम आएगा कि सांप है, उसकी पहचान होगी कि सांप है, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या होगी कि यह जहरीला है, खाने के बाद में हमारी मौत भी हो सकती है। इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण होगा। उसके बारे में संज्ञान होगा, सूझ उत्पन्न होगी कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर समस्या का समाधान होगा कि इसको या तो हम हिले नहीं ताकि वो चला जाए, और या फिर हम उसको हाथ से फेंक दें, या फिर इस प्रकार से समस्या का समाधान होता है और अधिगम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सोते हुए सांप का गिरना, ये उदाहरण हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। इस प्रकार से संज्ञानवादी जो होते हैं वो अधिगम को ये पूरी प्रक्रिया मानते हैं, और व्यवहारवादी जो होते हैं वो अधिगम की अनुक्रिया और उद्दीपक, इसमें जितना ज़्यादा अनुबंधन होगा, ठीक है, उसी प्रकार से अधिगम होता उतना ही अधिगम होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों आज हमने व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। व्यवहारवादी सिद्धांतों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, संज्ञानवादी में कौन कौन से आते हैं, अधिगम को कैसी प्रक्रिया मानते हैं, किस प्रकार से अधिगम होता है व्यवहारवादियों के द्वारा, संज्ञानवादियों के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में अधिगम की जो पृष्ठभूमि बनाने की हमने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस अभी समझ में आ रही हैं तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।